Hey everyone, I Sumita welcome you all in my channel विधिक अध्ययन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक दी बेल आइकन। अब आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 12 जो बोलता है आपका FIR के बारे में, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, या तो कॉग्निजेबल केसेस के लिए या नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए। बट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंसेस है। दो जगह पे आपका बताया गया है कि कॉग्निजेबल केस कहाँ पे बताया गया है, नॉन कॉग्निजेबल केस कहाँ बताया गया है। तो सेक्शन 154 आपको कॉग्निजेबल केस के लिए बताता है और सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए आपको बताता है। अब कॉग्निजेबल केसेस का मतलब क्या है और नॉन कॉग्निजेबल का केस मतलब क्या है। इन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट्स ओन, नीड नॉट वेट फॉर दी कोर्ट ऑर्डर। तो कॉग्निजेबल केस का मतलब ये है जहाँ पे पुलिस जो है खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है इंस्टेंटली, उनको किसी भी तरीके की कोर्ट ऑर्डर्स की वेट करने की नीड नहीं होगी। वो होंगे कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केसेस जहाँ पे पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस जो है वो पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती है, कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2N में डिस्क्राइब किया गया है, जो बोलता है कि एन एक्ट विच इज़ फोरबिडन बाय लॉ, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि फोरबिडन है लॉ से, उन एक्ट को अगर किया जा रहा है जिसमें फोरबिडन तो बताया गया ही, साथ ही साथ ये भी बोला कि पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अगर ऐसा एक्ट किया गया उसको हम बोलेंगे ऑफेंस, और ये बताया गया है सेक्शन 2N ऑफ CRPC। FIR जो है वो दो जगह में रिपोर्ट की जाती है। FIR जो है वो प्रोसीजर, हम लोग FIR की प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले कि FIR जो है वो पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों जगह पे की जा सकती है। पुलिस स्टेशन में आप इंफॉर्मेशन देते हैं और कोर्ट में आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। अब दो चीज़ें होंगी FIR में। सेक्शन 156 के थ्रू आप जो है पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके जब आप पुलिस में जो है FIR दर्ज करते हैं। अगर इनकेस पुलिस ने कहा कि नहीं FIR दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं जहां पे हम सेक्शन 166 सब क्लॉज 3 के तहत मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करते हैं, और मैजिस्ट्रेट किसी भी मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास किसी भी मैजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 190 के तहत ऑर्डर दे सकता है कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब सेक्शन 157 के तहत जो होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा, स्टार्ट होगा, लेकिन पुलिस भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकती है, लेकिन दो रीजंस में। पहला, जहां पे उनको लगा कि सीरियस केस नहीं है 157 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत, या फिर सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B के तहत उनको लगा कि कुछ सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इस चीज़ की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। इस रिपोर्ट को ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहा जाता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिया है जिस भी मैजिस्ट्रेट को या फिर सीनियर्स को, उनको ये रिपोर्ट सबमिट होगी। अब उसके बाद सेक्शन 157 के तहत मैजिस्ट्रेट 159 में चेक करेगा कि उसके लिए कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना है कि नहीं। फिर 160 के तहत पुलिस को इस बात की नोटिस दी जाएगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगा सेक्शन 160 के तहत, तब जो पर्सन है वो 15 इयर्स के नीचे के एज वाले, ओल्ड एज जो 65 प्लस है या सिक या फिर इन्फर्म पर्सन है, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। ये अमेंडमेंट हुआ था 2013 के अमेंडमेंट से। उसके बाद सेक्शन 161 में उन विटनेस का एग्जामिनेशन होगा पुलिस के थ्रू, जिसमें 2008 के अमेंडमेंट से ये बोला गया
कि सेक्शन 161 में सब क्लॉज 3 जोड़ा गया और ये बोला गया कि रिकॉर्ड किया जा सकता है स्टेटमेंट को, ऑडियो वीडियो किसी भी उसमें। 162 में बोला गया इन उन स्टेटमेंट्स में पुलिस के सामने कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि सिग्नेचर किया जाए। 163 में और 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू पुलिस को ये बोला गया, ये ऑर्डर दिया गया कि किसी भी तरीके का विटनेसेस को थ्रेट अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके का थ्रेट अलाउड नहीं किया जाएगा। 167 जब हम पढ़ते हैं उसी के साथ हम सेक्शन 22 और आर्टिकल 22 और 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। आईपीसी के सेक्शन 170, 176, 179 ऑफ आईपीसी भी पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो उस एक्यूज्ड के राइट के लिए बोला गया कि एक ही फंडामेंटल राइट्स को लेके बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स के लिए बोला गया कि अगर एक केस के लिए दिया गया है तो कन्विक्शन उसका किस तरीके से दोबारा नहीं किया जा सकता एक ही ऑफेंस के लिए, ये बोला गया सेक्शन आर्टिकल 20 में ये चीज़ बोला गया है। आर्टिकल 22 हमको ये बोलता है कि उसके पास राइट है कि लीगल प्रैक्टिशनर और लीगल जो एडवाइज़र है वो उनसे कंसल्ट कर सके, कि ये एक्यूज के पास राइट होता है, ये बोला गया है आपका सेक्शन 20 और 22 में। अब बात करते हैं आईपीसी की, तो सेक्शन 170 ऑफ आईपीसी आपको बोलता है कि जो भी पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो अपने एज अ ड्यूटी अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उस एज अ ड्यूटी जो है वो अपने एक्ट को नहीं कर रहा है तो उस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। दैट मीन्स कि whoever pretends to hold any particular offense as a public servant knowing that he does not hold such office or falsely personate any offense, अगर उसने जो है उस ऑफिस को नहीं होल्ड किया लेकिन उसने ऐसा प्रिज्यूम किया है कि ऐसा शो किया है कि उसने उस ऑफिस को होल्ड किया है और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 176 ऑफ आईपीसी की। तो सेक्शन 176 जो है आईपीसी वो बोलता है कि जो पर्सन जो है वो किसी तरीके का लीगल नोटिस देने के फर्निश करने के लिए एज अ पब्लिक सर्वेंट उसको देना है लेकिन उसने इंटेंशनली उस नोटिस को फर्निश नहीं किया है एज अ मैनर जैसे कि दिया गया है उस तरीके से नहीं किया, तो ये इम्प्रिजनमेंट होगा, सिंगल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month, फाइन और गिव 500 रुपीज़ और विद बोथ, ये दिया जाएगा। इसके साथ हम सेक्शन 565 और सीआरपीसी भी पढ़ते हैं इसके साथ वैसे तो, है ना। फिर बात करते हैं सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी की। तो सेक्शन 179 आपको बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट अपने ऑथोराइज में किसी तरीके का कोई पब्लिक सर्विस जो है वो रिफ्यूज करता है तो
उसके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है और उसको जो है लीगली बाउंड है उस चीज़ को करने के लिए, तो उसको करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो उस चीज़ के लिए फिर ऑफेंस प्रोवाइड किया गया है, मतलब पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, ये बोला गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट दो जगह में होगी, 161 या 164 में। 161 में कन्फेशन स्टेटमेंट पुलिस को दिया जाएगा, लेकिन जो पुलिस को दिया जाता है वो कोर्ट ऑफ लॉ में रेलिवेंट नहीं होता है। लेकिन 164 में कन्फेशन स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है वो रेलिवेंट होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। 164A 2005 के अमेंडमेंट से आया था, जिसमें बोला गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम का होना है, विक्टिम ऑफ रेप, जो रेप के विक्टिम्स हैं उनका, लेकिन उनके पास ये राइट होता है कि वो एग्जामिनेशन को ना कर सके, उनकी मर्जी से ही एग्जामिनेशन किया जाएगा विद देयर कंसेंट। सर्च प्रोविजंस तो है सेक्शन 165 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर किस तरीके से सर्च करेगा। 156 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा कॉग्निजेबल केसेस में। सेक्शन 100 में बताया गया है किस तरीके से सर्च होता है। ये सर्च प्रोविजंस मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसके लिए एक अलग से प्रोविजन मैं आपको बताऊँगी, अलग से मैं वीडियो डालूंगी जिसमें सर्च किस तरीके से होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस बता दे रही हूँ कि कौन से सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, प्रोविजंस की बात करें तो 172 में डे टू डे की रिपोर्ट जो है वो अपने डेली डायरी में लिखेगा। स्पेशल डायरी, पुलिस डायरी, स्टेशन होम डायरी, इस तरीके के 3 डायरीज होते हैं। 173 में कंप्लीटेशन या फाइनल रिपोर्ट, चालान या चार्जशीट तैयार की जाएगी। 2008 में 1A के लिए बताया गया कि चार्जशीट में 1A में चाइल्ड रेप या कस्टडी के बारे में बताया गया है। 2013 के अमेंडमेंट से 2N आया है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये जो है बेसिकली अननेचुरल डेथ या सुसाइड केसेस में रेडी की जाती है, जनरली ये चीज़ें रेडी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं। पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 167, और इन्वेस्टिगेशन को उसको कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स अंडर सेक्शन 57 के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ 168 में इन्वेस्टिगेशन अगर किया गया है तो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो है, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनको सारा रिपोर्ट करना पड़ेगा कि उस केस में क्या क्या हुआ था। फिर 169 में एक्यूज को रिलीज किया जाएगा अगर एविडेंस डेफिशिएंट, यानी कि कोई एविडेंस नहीं मिला या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिला सस्पिशियस करने के लिए। विद या विदाउट श्योरिटीज उसको छोड़ा जाएगा, मतलब कि पुलिस बॉन्ड भरवाएगी, मुचलका पे छोड़ा जाएगा उसको। पुलिस जो है 170 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को सेंड करेगी कि कोई एविडेंस मिला है, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो फिर मैजिस्ट्रेट को सेंड किया जाएगा कि यहाँ पे एविडेंस है और रिजनेबल ग्राउंड बनता है सस्पिशियस करने के लिए, और इसी के साथ साथ इस बेसिस पे जो है वो रिमांड के लिए डिमांड करेगी पुलिस। विजिट कोर्ट के विजिट को लेके 171 में बताया गया है कि अगर कोर्ट विजिट है तो या तो कंप्लेनेंट या विटनेस जो है वो विजिट करने के लिए रेडी हो जाएगी, फ्री है विजिट करने के लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर विजिट करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है तब 2 चीज़ें हैं कि भाई रिलीज कर दिया जाएगा, या तो बॉन्ड में कि आपको आना है बॉन्ड भरवा दिया जाएगा ये मुचलका पे, या तो रिलीज तब तक नहीं करेगी जब तक कि ट्रायल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो 4 उसमें दिया जाता है, 4 सेक्शन में डिस्क्राइब किया है। 157 आपको बताता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में। 168 जो है वो रिपोर्ट किया जाता है सीनियर्स को, 168 के थ्रू रिपोर्ट जो है वो सीनियर्स को दिया जाएगा। 173 के अकॉर्डिंग चालान काटा जाएगा, और 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। कॉपीज है वो दिया जाता है 4 जगहों पे। पहले पुलिस ऑफिसर के पास रहता है अंडर सेक्शन 154 सब क्लॉज 1। इन्फॉर्मेंट यानी कि जो FIR दर्ज कराने आया है वो उसके नहीं है कि जिसके साथ हुआ है वही दर्ज करा सकता है, किसी और को भी अगर किसी तरीके की क्राइम की इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आके जो है वो पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तो जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी एक कॉपी दी जाती है सेक्शन 154 सब क्लॉज 2 में। एक्यूज्ड को दिया जाता है सेक्शन 207 के अंतर्गत, और मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है वो 5 चीज़ों के लिए होती है। पहला है FIR, दूसरा लगता है जो है अरेस्ट मेमोरेंडम है वहाँ पे लगता है चालान, तीसरा लगता है
किसी मेमोरेंडम में सीज किया जाता है तो सीज मेमोरेंडम में भी किया जाता है। चौथा है स्टेटमेंट, जहाँ पे लिया जाता है उसमें भी चालान रखा जाता है, चालान की एक कॉपी रखी जाती है। और चौथा जो है रियल एविडेंसेस जो होती हैं उनमें भी एक जो है चालान की कॉपी रखी जाती है। एफआईआर, पहला है टेलीफोनिक एफआईआर। जो एफआईआर हम फ़ोन के थ्रू करके हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हो जाता है आपका टेलीफोनिक एफआईआर। इसके लिए एक अच्छा केस लॉ है, वो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस यूबी पंडूरंबा। केस लॉस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीपल एफआईआर। ने एक ही ऑफेंस के लिए बहुत सारे जगह पे एफआईआर लॉन्च किया गया है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एफआईआर। फिर आता है ज़ीरो एफआईआर, इसको देहाती नाल्टी भी बोला जाता है। इसमें ये होता है कि अपने ज़ीरो एफआईआर के थ्रू एक जो पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर करना है उसकी जगह दूसरे जगह पे किया जा रहा है, यानी जहाँ पे जैसे कि जो रियल एविडेंसेस में जाके आप जो एविडेंसेस होते हैं वहाँ जाके, घर में जाके या कहीं और जाके जो है वो वहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं, पुलिस जो है वो रजिस्टर करती है, वो ज़ीरो एफआईआर में करती है क्योंकि उनको नहीं पता रहता उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में कौन सा नंबर चल रहा है, क्योंकि उनके आते तक हो सकता है कुछ नंबर्स बढ़ जाए, इसलिए ज़ीरो एफआईआर में किया जाता है। उसके बाद वहाँ जाके उसको नंबरिंग की जाती है। ये हो गया आपका ज़ीरो एफआईआर। फिर है क्रॉस एफआईआर। मान लीजिए ए ने एक पुलिस स्टेशन में किया, बी ने एक पुलिस स्टेशन में किया, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा एफआईआर को, या तो जो अनरीजनेबल है उसको क्वेश्चन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट है आपका ट्रांजिट एफआईआर। क्राइम अगर एक प्लेस में किया गया है और वो एफआईआर जो है वो दूसरे प्लेस में रखा गया है तो उसको वापस उसी प्लेस में रखा लेकर आया जाएगा जहाँ से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी है और फिर से स्टार्ट से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी। ये हो जाएगा आपका ट्रांजिट। सो आई होप ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई टूडेज वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।